हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिजेक्शन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। हमने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ लिया था उस दिन। आज हम उसको रिजेक्ट करेंगे कि क्या कमियां रही बोहर्स मॉडल में। काफ़ी लंबे समय तक इसको माना जाता रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये रिजेक्ट हो गया। कुछ कंडीशन साइंटिस्ट की थी, वो ये पूरी नहीं कर पाया। तो आज हम बोहर्स मॉडल को रिजेक्ट करेंगे और एक दो नया मॉडल जो आएगा, लास्ट मॉडल है, उसको प्रेजेंट करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें एक दो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक भी। रिजेक्शन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। रिजेक्शन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर का मॉडल क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या कारण थे बोहर के मॉडल के रिजेक्ट होने के? नंबर 1, पहला कारण क्या था कि इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को तो एक्सप्लेन कर देता है वो बड़े आसानी से, बहुत बढ़िया ढंग से हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रा को उसने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जब उससे कहा गया भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब उससे ये कहा गया कि भी ऐसे एटम्स के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करो जिसके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को तो बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, बट could not explain the spectra of multi-electron atom। multi-electron atom, ऐसे एटम का स्पेक्ट्रा जिसके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को तो बोहर ने बहुत बढ़िया ढंग से सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ऐसे एटम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हीलियम का है, लिथियम का है, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी स्पेक्ट्रा उससे एक्सप्लेन नहीं हुआ, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। नंबर 2, अगर हम फाइन माइक्रोस्कोप से, हाई रिजोल्यूशन, हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप से देखें तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के अंदर एक लाइन के जगह कई कई लाइनें नजर आती हैं। सिंपली जो लाइन एक नजर आती है ना, वो एक लाइन को उसने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो एक लाइन कई कई लाइनों में फटी हुई नजर आती है। पूछा गया भाई ये क्या है, ये क्यों है, तो बोहर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। अंडर हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप, अंडर हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप, बहुत पावर वाले माइक्रोस्कोप के अंदर, पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर सिंगल लाइन ऐसे लगती है कि कई लाइनों से मिलके बनी हुई थी एक लाइन। वैसे तो अपने को मोटा सा देखें तो एक लाइन दिखती है, लेकिन हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो एक लाइन नहीं दिखती, कई लाइनें दिखती हैं। सिंगल लाइन is made up of a number of lines। बोहर could not explain, बोहर उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया भी इतनी सारी लाइनें कैसे बनी, क्यों है। बोहर could not explain, बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। could not explain, बोहर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इतनी सारी लाइनें कहाँ से आई। ठीक है, स्पेक्ट्रा में काफ़ी सारी लाइनें थी, वो तो उसने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हर एक लाइन के अंदर कई कई लाइनें थी, वो बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है। नंबर 3, अगर आप उस ट्यूब के आसपास, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की जो ट्यूब है उसके आसपास अगर आप चुंबक लगा दें दोनों साइड पे, तो एक एक लाइन कई कई लाइनों में फट जाती है, उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, वो स्टार्क इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में आ जाता है व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट, या चुंबक अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण एक लाइन कई कई लाइनों में फट जाती है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, वो 4 इफेक्ट के नाम लिख देगा, आपको एक सिलेक्ट करना होगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन के हिसाब से स्टार्क इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जब अपन ने बनाया तो उस ट्यूब के आसपास अगर अपन चुंबकीय फील्ड लगा दें, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दें, तो एक एक लाइन कई कई लाइनों में फट जाती है उसके स्पेक्ट्रा की। दिस इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। बोहर से पूछा गया भाई क्यों फटती हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। मैं स्टार्क इफेक्ट को डिटेल नहीं लिख रहा, आपको बता दिया मैंने। इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। बिजली का फील्ड लगाने से जो लाइनें फट जाती हैं, एक एक लाइन कई कई लाइनों में फट जाती है, उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, STARC स्टार्क इफेक्ट। बुक में इसके नीचे आपने अंडरलाइन करना है, स्टार्क इफेक्ट को याद रखना है आपने। स्टार्क इफेक्ट, व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट? इट इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। बिजली का क्षेत्र, विद्युत का फील्ड लगाने से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की लाइनें फट जाती हैं, उस इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, विद्युत ना लगाएं, अगला पॉइंट क्या है कि अगर आप बिजली लगाने की जगह चुंबक लगा दें, वो ट्यूब जिसमें हाइड्रोजन गैस थी जिससे स्पेक्ट्रा बनाया था, उसमें आप चुंबक लगा दें, तो चुंबक लगाने से भी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की लाइनें फट जाती हैं। वो क्यों फटती हैं, बोहर से पूछा गया, वो नहीं बता पाया, इसलिए रिजेक्ट हो गया। उस फटने को क्या बोलते हैं? जीमन इफेक्ट। जब आप चुंबक लगा दें तो लाइनें फटती हैं, उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड दे दें और लाइनें फटती हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट। तो व्हाट इज जीमन इफेक्ट? इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस अंडर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज जीमन इफेक्ट? इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस अंडर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र लगाने से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर लाइनें फट जाती हैं, उसको जीमन इफेक्ट कहते हैं। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट। वो जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। He could not explain Zeeman effect, so he was rejected. Zeeman effect को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है। नंबर 5, बोहर के हिसाब से कैसा होना चाहिए ऑर्बिट? सर्कुलर। बोहर के हिसाब से ऑर्बिट सर्कुलर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सर्कुलर क्या होता है? चूड़ी जैसा एक सर्कल होता है ना, सर्कल में चक्कर काट रहा है, बोहर ने तो ये कहा था। बोहर के हिसाब से तो एटम सर्कुलर होना चाहिए, एटम की शेप। लेकिन जब बाद में एडवांस टेक्निक से पता लगाया गया, तो ये पाया गया कि ये सर्कुलर नहीं था, वो तो 3 डायमेंशनल था, 3 डायमेंशन में था। ये तो चूड़ी तो 2 डायमेंशनल होती है, जबकि गेंद कैसी होती है? 3 डायमेंशनल होती है। तो लेटर रिसर्चेस फाउंड दैट ये पाया गया, it was found that atom is not circular. Atom is not 2 dimensional. Atom 2 dimensional नहीं है, 2 dimensions में नहीं है, atom 3 dimensions में है। ये बाद में पाया गया 2 dimensional। उसने तो 2 dimension बताया था, सर्कुलर बताया था, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। नंबर 6, डी ब्रोगली ने बाद में बताया, भी आप डी ब्रोगली करेंगे। ये डी ब्रोगली के ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के हिसाब से नहीं था। इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली ने बताया कि मैटर का जिस तरह से लाइट के 2 नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव, इसी तरह से मैटर के भी 2 नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव। अगर मैटर के 2 नेचर होते हैं, तो बोहर ने तो ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहेगा फिक्स कक्षा में, जब तक फिक्स मात्रा में एनर्जी नहीं दी जाएगी, ये अपनी कक्षा को छोड़ेगा नहीं, ना तो अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, ऐसे कहा था बोहर ने। लेकिन अगर आप ड्यूअल नेचर माने, मैटर का 2 नेचर माने, पार्टिकल भी वेव भी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। और ये कैसे चलता है? वेव के रूप में चलता है, ऐसे चलता है, इसको ऐसे चलना चाहिए। तो ये तो लगातार अपने पाथ को चेंज कर रहा है, आप लगातार ऑर्बिट से बाहर जा रहा है, लगातार ऑर्बिट से अंदर जा रहा है। ये बुक में डायग्राम बना होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्या है। इलेक्ट्रॉन को कैसे घूमना चाहिए? बोहर के हिसाब से सर्कल में घूमना चाहिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का दोनों नेचर है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है, तो वो सर्कल में कैसे घूम सकता है? वेव के रूप में भी तो चलेगा, तो वो तो वेव के रूप में ऐसे चलना चाहिए। लेकिन ऐसे चलेगा तो बोहर कहता है कि ऐसे तो अपना पाथ छोड़ ही नहीं सकता, तो इस तरह से तो ये रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ, नॉट इन अकॉर्डेंस विद
डी ब्रोगली इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर उसके हिसाब से नहीं है। नंबर 7, डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्डिंग कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्डिंग। डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्डिंग, जो एटम आपस में जुड़ते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी कोई ना कोई शेप होती है, कोई ना कोई डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होते हैं वो। लेकिन बोहर का अगर आप एटम लें तो उसमें तो बॉन्ड जो है वैसे ही बन जाने चाहिए, एक गोल चीज़ और दूसरी गोल चीज़ आपस में ऐसे बन जाना चाहिए बॉन्ड, सिंपली। उसकी कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब देखा गया तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप होती है। तो बोहर से पूछा गया भाई ये क्या है, ये शेप है, आप तो कहते हो कि शेप नहीं होनी चाहिए और ये शेप कैसे हो रही है, तो बोहर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ही कुड नॉट explain the directional nature of bonding, so he was rejected। बच्चों को समझ में नहीं आता ये डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होता है। कि जब बॉन्ड बनता है ना, जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तो उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप होती है। हम बाद में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसको डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्डिंग कहते हैं। तो जब बॉन्ड बनता है तो वो पर्टिकुलर शेप क्यों होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शंस में क्यों ओरिएंटेड होते हैं। बोहर से जब पूछा गया तो वो नहीं बता पाया, क्योंकि बोहर के हिसाब से तो सिंपल गोल गोल चूड़ियाँ जब आपस में बॉन्ड बनाएंगी तो गोल गोल ही बनने चाहिए, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल की एक खास शेप होती है। तो ये कारण थे, इतने सारे कारण थे रिजेक्शन के, इसलिए बोहर का मॉडल रिजेक्ट हुआ। हम एक बार ब्रीफ में तेज़ी से इसको पढ़ेंगे, ब्रीफिंग करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्पेक्ट्रा को। ठीक है, हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप में देखें तो एक एक लाइन कई कई लाइनों में फटती हुई नजर आती थी, वो उसका कारण नहीं बता पाया। ठीक है, वो स्टार की इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसने उसके हिसाब से 2 डायमेंशनल होना चाहिए एटम, जबकि एक्चुअल में होता कैसा है, 3 डायमेंशनल होता है। बाद की रिसर्च से ये पता लगा। और वो डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बॉन्डिंग की नेचर डायरेक्शनल क्यों होती है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इतनी सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, देयरफॉर दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड। इसलिए बोहर का मॉडल रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो पुराने व्यूज है ना, उसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसे पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ये इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल सॉन्ग नहीं होते बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। तो कुछ भी नहीं है, क्लासिकल सॉन्ग होते हैं। जैसे पुराने गानों को क्लासिकल सॉन्ग्स बोलते हैं, इसी तरह से जो पुराने व्यूज है ना उनको क्लासिकल बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से तो एटम नहीं बढ़ पाया। बोहर ने कोशिश करी, क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज़ किया और उसने सोचा भी एटम का कोई मॉडल दे पाऊंगा, तो नहीं दे पाया वो। तो इसलिए एक नई मैकेनिक्स आई, नई तरह की सोच आई, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया, देयरफॉर ए न्यू मैकेनिक्स केम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो हम एक टॉपिक नया करने जा रहे हैं। बोहर का मॉडल खत्म हो चुका है। डेवलपमेंट्स टुवार्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। भाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पेश करेंगे, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आसान सी बात है। मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बच्चों मैं आपको आसान करके बताता हूँ जो भी चीज़ें हैं, ताकि आप आसानी से कर सको उसको, आपका केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट पैदा होए। मैं टिपिकल करके डालूंगा तो उसमें क्या होता है कि बाहर जो टीचर हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वैसे ही बैठे हैं, वो इलिटरेट हैं, उनको आता तो कुछ है नहीं। वो क्या करते हैं, टॉपिक को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं।
वो बच्चे को तो समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है यार इसको पता नहीं क्या कुछ आता है, वो बच्चा उसकी इज्जत करने लग जाता है लेकिन खुद फेल हो जाता है। अब मैं इजी करके पेश करूंगा तो आपको क्या लगेगा कि यार बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, समझ बहुत अच्छा आएगा, आपका बड़ा फायदा होगा इससे, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे को फॉलो करें अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लेने हैं या टॉप का रैंक लेना है तो डेवलपमेंट टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। मैंने इसका नाम ले दिया ताकि आपको ये ना लगे कि ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। ओल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स could not explain नहीं कर पाई, could not explain the facts, all the facts, सारे facts को explain नहीं कर पाई जो ओल्ड मैकेनिक्स है। therefore there was a need of a new system, नई सोच की जरूरत थी जिसको क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। सो ए न्यू थ्योरी केम, नई थ्योरी आई, उसको क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ये मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ। वैसे क्वांटम मैकेनिक्स आई एक, जैसे पुराने जब आप पार्टिकल नेचर कहते हैं ना किसी चीज़ का, तो पहले के ज़माने में सूक्ष्मदर्शी नहीं हुआ करते थे, माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें पता नहीं होता था। तो साइंटिस्ट सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में बात करते थे जो बड़ी चीज़ें होती थी, जैसे पत्थर फेंक दिया या कोई ईंट फेंक दी, बड़ी चीज़ें जो हम आँखों से देख सकते हैं उसी के बारे में बात होती थी। तो बाद में जो सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, नई बारीक चीज़ें जो बिल्कुल आँखों से नहीं देखी जा सकती वो हमने देखी। तो जो प्रिंसिपल उन चीज़ों पे, बड़ी चीज़ों पे लागू होते हैं ना, वो उन छोटी चीज़ों पे लागू नहीं होते। वो छोटी चीज़ों में कुछ अलग चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो इसलिए जो बड़ी चीज़ों के ऊपर तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत बढ़िया ढंग से काम करती थी। क्लासिकल मैकेनिक्स ने बड़ी चीज़ों पे, बड़े पार्टिकल्स पे बड़े बढ़िया ढंग से काम किया, लेकिन ये फेल हो गई जब छोटी चीज़ें आई, माइक्रोस्कोपिक चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई और एक नई तरह की चीज़ आई जिसको क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। ये हम बाद में करेंगे, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं, आपके सिलेबस में बिल्कुल होना ही है इसके बारे में। तो उससे पहले हम करेंगे डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि लाइट का नेचर ड्यूअल होता है, मैंने आपको बताया था। मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करूँगा। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। हम अब तक ये पढ़ चुके हैं कि लाइट का नेचर कैसा होता है, ड्यूअल का मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। लाइट का नेचर पार्टिकल भी होता है, लाइट का नेचर वेव भी होता है। दो एक्सपेरिमेंट तो ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, बताओ कौन सा। रिफ्रैक्शन कैसा नेचर बताते हैं, पार्टिकल नेचर बताते हैं। रिफ्लेक्शन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कौन सा नेचर बताती है, पार्टिकल नेचर बताती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा नेचर बताता है, पार्टिकल नेचर बताता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। 4 फिनोमिना हो गए, रिफ्रैक्शन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कौन सा नेचर बताते हैं, पार्टिकल नेचर बताते हैं लाइट का। जबकि दो नेचर हैं, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। सारे मैंने आपको एक्सप्लेन करके हैं, अगर आप ढंग से बार बार वीडियो देखेंगे ना तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कौन सा नेचर बताते हैं, वेव नेचर बताते हैं। तो कुछ फिनोमिना ऐसे हैं लाइट के, कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइट का दोनों नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि लाइट हैज़ बोथ नेचर, लाइट हैज़ बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर भी होता है एज वेल एज वेव नेचर भी होता है। वेव नेचर, लाइट हैज़ बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। डी ब्रोगली ने इस चीज़ को स्टडी किया। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था, 1923 में उसने इस बात को स्टडी किया और उसने सोचा यार जब लाइट के दो नेचर होते हैं तो जो ये पार्टिकल चल रहा है इसके भी दो नेचर होने चाहिए। तो उसने ये सिद्ध कर दिया कि जस्ट लाइक द लाइट, जिस तरह से लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, इसी तरह से
मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के भी दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। बड़ा मज़ेदार है, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है ये, अभी बड़ा मज़ा आएगा। देखो डी ब्रोगली ने ये सिद्ध कर दिया, डी ब्रोगली प्रूव्ड दैट, ये सिद्ध कर दिया दैट डी ब्रोगली प्रूव्ड लिख देता हूँ इसमें, प्रूव्ड दैट जस्ट लाइक लाइट, जिस तरह से लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल्स आल्सो हैव ड्यूअल नेचर, पार्टिकल्स आल्सो हैव ड्यूअल नेचर, पार्टिकल्स के भी दो नेचर होते हैं। जस्ट लाइक लाइट, जिस तरह प्रकाश के दो नेचर होते हैं ना, वैसे ही पार्टिकल्स के, कणों के भी दो नेचर होते हैं। कौन कौन से दो नेचर होते हैं? पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। आपको मैं बताऊंगा ये बात, बहुत मजा आएगा आपको। इसका कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से मैं एक पत्थर मारूं किसी को, मैंने पत्थर मारा, तो पत्थर मारा तो पार्टिकल तो है ही, वो पत्थर तो पार्टिकल नेचर की तरह तो बिहेव करेगा ही। साथ में वो पत्थर ऐसे नहीं जाएगा सीधा, ऐसे जाएगा, वेव के रूप में जाएगा। इसका मतलब वो पार्टिकल के रूप में भी बिहेव किया उसने, और वेव के रूप में भी बिहेव किया। कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो बस चलती है, बड़े मज़ेदार बात है, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, आप मानोगे नहीं इस चीज़ को एक बार तो। जैसे बस है, मान लो अभी मैं सिद्ध करूंगा इस बात को, वो ऐसे जाती है, तो मैं कहता हूँ कि ये ऐसे नहीं जाती, बस सीधी नहीं जाती, बस कैसे जाती है? ऐसे जाती है। तो आप कहोगे सर ये तो बिट जाएगी। फिर बस क्या है? पार्टिकल है, लेकिन वो चलती कैसे है? वेव के रूप में चलती है। पत्थर कैसे चलता है? वेव के रूप में चलता है, ठीक है। कोई भी चीज़ वो वेव के रूप में चलती है। इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? पार्टिकल तो है ही, वो वेव के रूप में चलता है, ठीक है। तो कोई भी कण, डी ब्रोगली ने कहा, याद रखना 1923, डी ब्रोगली ने ये बात कब बताई? 1923 में बताई। छोटी सी बात है, लाइट का तो ड्यूअल नेचर सिद्ध हो चुका था। डी ब्रोगली ने कहा कि लाइट का जैसे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होता है, वैसे ही कणों का भी दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। और उसने उसके लिए एक इक्वेशन भी दी, लैम्डा इक्वल टू h/mv, लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी? वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द वेव। जो कण चल रहा है ना, जो वेव के रूप में चल रहा है, कण वेव के रूप में चल रहा है, तो उसकी जो वेवलेंथ तो होगी, जब वेव के रूप में चल रहा है तो उस वेव की वेवलेंथ, जो कण है वेव के रूप में चल रहा है, उसकी वेवलेंथ का फार्मूला भी दे दिया उसने। क्या फार्मूला था? h/mv, याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। लैम्डा इक्वल टू h/mv, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, h/mv। mv क्या होता है? एक और फार्मूला बना देते हैं। व्हाट इज mv? mv इज द मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम। तो लैम्डा क्या बन जाएगा? लैम्डा विल बी इक्वल टू h/p, h/p बन जाएगा। ये एक और फार्मूला है, एग्जाम में आ सकता है। अब लोगों ने कहा भी हम तो बात नहीं मानते। एक फत्तू सिंह था, वो ऊट पटांग क्वेश्चन पूछता था, वैसे ही दिमाग बहुत तेज था उसका। कहता है सर मैं तो नहीं मानता ये बात, आप झूठ बोलते हो। बस तो मैंने देखी है, मैंने तो कभी भी नहीं देखा बस को ऐसे चलते। आप कह रहे हो बस ऐसे चलती है। क्रिकेट की बॉल है, वो ऐसे फेंकता है प्लेयर, ऐसे थोड़ी चलती है, तो सीधी चलती है। तो ये जो चीज़ है ना, वेव छोटे पार्टिकल्स में भी होती है, बड़ों में भी होती है, लेकिन छोटे पार्टिकल्स में वो सिग्निफिकेंट होती है, बड़े पार्टिकल्स में उसका असर कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। वेव इतनी होती तो है, लेकिन इतनी कम होती है कि हमें दिखाई नहीं देती। देखो जैसे mv, लैम्डा वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। डेली लाइफ में जो चीजें देखते हैं उनका मास कैसा होता है? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बस का मास कैसा होएगा, या बॉल का मास कैसा होएगा इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, या पत्थर का मास कैसा होएगा? बहुत ज्यादा। जब मास ज्यादा होएगा तो वेवलेंथ कैसी होएगी? कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एक चीज ज्यादा होगी तो एक चीज कम होगी। तो डेली लाइफ में जो हम चीजें देखते हैं उनका मास कैसा होता है? बहुत ज्यादा, और उनकी इसीलिए वेवलेंथ कैसी होती है? बहुत कम, और वो हमें नजर नहीं आती। इतनी कम होती है कि वो हमें पता ही नहीं लगता। बस चल तो रही है ऐसे, लेकिन इतना कम चल रही है ऐसे कि हमें पता ही नहीं लगता, हमें दिखाई नहीं देती। तो सो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द डेली लाइफ। ये लॉ जो है डेली लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के हिसाब से तो बॉल भी ऐसे चलनी चाहिए, पत्थर भी ऐसे चलना चाहिए, बस भी ऐसे चलनी चाहिए, लेकिन ऐसे चलती तो नहीं है। क्या कारण है?
तो उसमें आप क्या कहोगे कि जो डेली लाइफ में हम चीज़ें देखते हैं वो बड़ी होती हैं, उनका मास कैसा होता है, ज़्यादा होता है। जब मास ज़्यादा होएगा तो उस फार्मूले के हिसाब से वेवलेंथ कैसी होगी, कम, और इतनी कम होएगी, मास इतना ज़्यादा तो वेवलेंथ इतनी कम होएगी कि वो हमें दिखाई नहीं देगी। वेव के रूप में चल तो रही है, क्रिकेट की बॉल फेंकी तो वो वेव के रूप में चल तो रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं लग रहा, इतनी कम वेवलेंथ है उसकी, वेव इतनी कम है उसकी, ठीक है ना। तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द डेली लाइफ, दिस लॉ is not applicable in the daily life, applicable in daily life, daily life में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है एप्लीकेबल, बिकॉज इन डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ हमारे दैनिक जीवन में वी सी ओनली बिग ऑब्जेक्ट्स, ओनली बिग ऑब्जेक्ट्स, हम बड़े बड़े चीज़ें देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में, हम सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं। विद हायर मास, उन बड़ी बड़ी चीज़ों का मास कैसा होता है, हायर मास। सो वेवलेंथ, उनके अंदर जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है और वो हमें पता ही नहीं लगता, दिखाई नहीं देती, इसलिए डेली लाइफ में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आपने कर लिया, इसकी इक्वेशन कर ली। डेली लाइफ में क्यों नहीं एप्लीकेबल ये कर लिया। तो बोहर का मॉडल तो इसके हिसाब से नहीं था। बोहर का मॉडल क्या मानता था, क्लासिकल मैकेनिक्स को मानता था। वो तो ये मानता था कि इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, पार्टिकल नेचर ही है, मैटर है तो मैटर का पार्टिकल नेचर ही है। वो तो मानता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि इसका वेव नेचर भी है। तो फिर वो उसका रिजेक्ट होना तो स्वाभाविक ही था, उसने रिजेक्ट होना ही था, ठीक है। तो ये डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है। एक और छोटा सा टॉपिक है वो मैं आपको करा देता हूँ, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 1927 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हेज़नबर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चैप्टर का पोर्शन है बहुत। हेज़नबर्ग, HEISEN, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बच्चों को आता नहीं है, इंस्टीट्यूट वाले रट्टा मरवा देते हैं उनको, फार्मूलों का और कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं होते। अगर वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो 1-2 साल के बाद उनको IIT और मेडिकल छोड़ के आना पड़ता है। अखबार में हम पढ़ते हैं कि इतने बच्चे मेडिकल और IIT छोड़ जाते हैं एडमिशन होने के बावजूद भी, क्योंकि उनको बेसिक्स ही नहीं क्लियर होते। जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तब तक आगे का नहीं कर पाएगा बच्चा, कभी भी नहीं कर पाएगा। आगे भी तो पढ़ना होता है एडमिशन के बाद भी, एडमिशन के बाद तभी पढ़ेगा बच्चा जब उसको बेस क्लियर होगा। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेज़नबर्ग एक साइंटिस्ट था, 1927 में उसने प्रिंसिपल दिया हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर का मॉडल रिजेक्ट करने के बहुत सॉलिड ये कारण थे ये दोनों। देखो वो कहता है कि बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटता है, बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटता है, फिक्स कक्षा में चक्कर काटता है। हेज़नबर्ग कहता है झूठ बोलता है, बोहर बकवास करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। कैसे पता लगा उसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। जब भी अपन किसी चीज को देखते हैं तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। आपको एक अंधेरे कमरे में खड़ा कर दूं मैं तो मेरे को, आपको ये नजर आओगे क्या, नहीं नजर आओगे। तो आपको देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, टॉर्च मारनी पड़ेगी, आपके ऊपर लाइट फेंकनी पड़ेगी, वो लाइट आपके साथ टक्कर मारेगी, वापिस आएगी, तभी तो आप मेरे को नजर आओगे। किसी भी चीज को देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, लाइट। इलेक्ट्रॉन को देखना है तो इलेक्ट्रॉन को कब दिखेगा ये, जब हम इसके ऊपर लाइट मारेंगे। हमने इसके ऊपर लाइट मारी, अगर लाइट डिम होएगी, कम इंटेंसिटी की होएगी, डिम लाइट होएगी, तो अपने को क्लियर नहीं नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। आप एज्यूम कर सकते हो, आप अंधेरे कमरे में खड़े हो, मैं हल्की सी लाइट मार रहा हूँ तो मेरे को यूं तो पता लग जाएगा कि यार कोई खड़ा है, परछाई सी दिख रही है, लेकिन मेरे को यूं नहीं पता लगेगा सोहन सिंह है, मोहन सिंह है, कहाँ खड़ा है, आगे खड़ा है, पीछे खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है, कोई लड़की खड़ी है, यूं नहीं पता लगेगा। तो डिम लाइट यूज करेंगे तो अपने को ये नहीं पता लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, उसकी पोजीशन नहीं पता लगेगी अपने को सही ढंग से। समझ आ गई बात। और अगर अपन बहुत तेज लाइट मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, माइक्रोस्कोपिक चीज है, बिल्कुल छोटी सी चीज है, तो वो तो क्या करेगा, लाइट से एनर्जी ले लेगा, और एनर्जी ले लेगा तो अपनी पोजीशन ही चेंज कर लेगा, अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो डिम लाइट से पोजीशन नहीं पता लगेगी, स्ट्रॉन्ग लाइट से उसका मोमेंटम नहीं पता लगेगा, तो होगी ना समस्या। तो इसका मतलब क्या है कि हम, इसका कहने का मतलब क्या है कि हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक चीज का या किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम दोनों ठीक ठीक और साथ साथ पता ही नहीं लगा सकते। बोला बोहर झूठ बोलता है, बोहर ने तो कह दिया, बोला इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटता है, कैसे पता लग गया, पता लग ही नहीं सकता। समझ आ गई बात।
तो हेजनबर्ग ने ये बात बताई, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, दोनों चीज़ें कौन कौन सी, पोजीशन भी और मोमेंटम भी, दोनों चीज़ें साथ साथ पता तो लगा लोगे लेकिन ठीक नहीं पता लगेंगी। एक चीज़ बढ़िया पता लगाने की कोशिश करोगे, डिम लाइट यूज़ करोगे, तो दूसरी चीज़ नहीं बढ़िया पता लगेगी। डिम लाइट में क्या चीज़ पता लग जाएगी आपको, आपको पोजीशन तो पता लग जाएगी थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन मोमेंटम नहीं पता लगेगा। तेज लाइट यूज़ करोगे तो मोमेंटम चेंज ही हो जाएगा, पोजीशन पता लगेगी तो वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेगा, ठीक है ना। तो इट इज़ impossible to determine, it is impossible to determine both position and momentum, position as well as momentum of a microscopic body, of a माइक्रोस्कोपिक बॉडी। आप मेरे को तो देख सकते हो, फ्लैश लाइट मार के मेरे को देख लो, मैं आसानी से दिख जाऊंगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक बॉडी के केस में प्रॉब्लम आ जाती है ना। माइक्रोस्कोपिक बॉडी तो एनर्जी गेन कर लेती है, एनर्जी गेन करके पोजीशन भी चेंज कर लेती है और उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। स्पीड मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो स्पीड बढ़ गई, अगर एक चीज बढ़ गई, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो टोटल नहीं बढ़ गया, मोमेंटम नहीं बढ़ गया। मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक बॉडी साइमल्टेनियसली एंड करेक्टली, वो कहता है कि दोनों चीजें मोमेंटम और पोजीशन किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी की साथ साथ और ठीक ठीक नहीं पता लगाई जा सकती, साइमल्टेनियसली एंड करेक्टली, ठीक है ना। तो बोहर ने कैसे कह दिया, तो बोहर के मॉडल के रिजेक्शन का बहुत सॉलिड पॉइंट था ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसकी एक इक्वेशन और लिख देते हैं हम, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और मोर देन, ये निशान होता है इक्वल टू और मोर देन h अपॉन 4 पाई। जितने भी फार्मूले लिखवा रहा हूँ बच्चों, अलग पेज पे लिख लो, एक पेज बना लो, एक पेज पे एक चैप्टर के सारे फार्मूले आ जाएंगे। तेजी से उसको बार बार रिवाइज करो और उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। ऐसे चैप्टर के बीच बीच में फार्मूले अपन पढ़ते हैं ना, तो बच्चे बाद में भूल जाते हैं। तो उसको याद रखने के लिए आप एक छोटी सी 5 रुपए की कॉपी खरीद लो और उसमें अपने फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं सिर्फ फार्मूले, और वो 4-5 पेजों में आ जाएंगे सारे फार्मूले, और आपको ऐसे लगेगा भी ये थोड़ी हैं और बड़ी तेजी से याद हो जाएंगे, रिवीजन भी कर सकोगे आप। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजकल टू और मोर देन h अपॉन 4 पाई। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा का मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, इज इक्वल टू और मोर देन h अपॉन 4 पाई। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या वैल्यू होती है बताओ, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बार बार बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पाई क्या होता है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। मैं अपनी तरफ से एक बात बता रहा हूँ, बुक्स में नहीं लिखी हुई। अगर दोनों चीज़ें कांस्टेंट तो आप क्या लिखते हैं, आपने इसको करना नहीं है, वैसे ही मज़े लेने के लिए बता रहे हैं आपको। इक्वल टू कांस्टेंट, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इक्वल टू के अपॉन, किसके बराबर हो जाएगा, के अपॉन डेल्टा पी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पोजीशन बढ़िया ढंग से पता लगाने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम बिगड़ जाएगा, अगर मोमेंटम बढ़िया ढंग से पता लगाने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन बिगड़ जाएगी। तो यही फार्मूले का इसका मतलब बनता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो एक चीज को पता लगाने की कोशिश करोगे तो दूसरी खराब हो जाएगी, दूसरी को बढ़िया पता लगाने की कोशिश करोगे तो पहली खराब। इसका ये मतलब है, ये फार्मूला समझ में नहीं आता बच्चों को, रट्टा मरवा देते हैं लोग। Uncertainty in position into uncertainty in momentum is constant because h is constant, pi is also constant। याद कर लेना इसको, uncertainty position, uncertainty in momentum is equal to h upon 4 pi। इसको खोल भी सकते हैं, ओपन कर लो इसको, डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू और मोर देन h अपॉन 4 पाई। ऐसे भी कर सकते हो आप, m को नीचे भी ले जा सकते हो। कहीं इक्वेशन देख लो और आप सोचो पता नहीं क्या होगा, सर ने तो बताया नहीं था, ये कैसे आ गई, h अपॉन 4 पाई m, ये आप नीचे भी ले जा सकते हो, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m।
मास, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यही करेंगे अपन आज। फिर जो नया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है और आगे के जो कंसेप्ट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।